चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें मतलब क्या आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्या क्या समझ के चलना चाहिए, हम आपको वो बताते हैं। तो जो सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है इसमें, इसका 3 एक्टिविटीज है। फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेकंड है मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, जिसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में अब हम समझाते हैं। एक बार के लिए आप ये नोट्स देख लो, जो नोट्स आपको हम लोग के मतलब वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप वेबसाइट पे नहीं ढूंढ पाओ तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो इस नंबर पर। और आपको जो है वो इस नंबर पर 9007746507 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। अगर आपको नोट्स ना मिले तो आप पर्सनली मतलब नोट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। ओके, चलिए अब हम आपको एक बार समझाते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ कैश के आने और जाने का रिकॉर्डिंग होता है। ओके, और कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो 3 तरह से हो सकता है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये होता है कि अगर कोई आदमी अपना बिजनेस कर रहा है तो उसका जो मेन काम है उसके वजह से जो वो कमाएगा या वो जो पैसा मतलब उसका पैसा का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, जो वो कमाएगा जो खर्चा करेगा, वो मेन काम आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि कोई एक डॉक्टर साहब हैं, तो उस डॉक्टर साहब का जो मेन इनकम है किसी का ऑपरेशन करके, हॉस्पिटल चला करके, ये उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके लिए जो वो इक्विपमेंट खरीदेंगे ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, ये सब उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। जो पैसा वो पे करेंगे इक्विपमेंट में, वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस में दिखाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और जो उनको पेशेंट से पैसा मिलेगा एज ए इनकम, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम दिखाएंगे। तो जो डॉक्टर साहब है उनका जो मेन डॉक्टर का काम से वो कमाएंगे या खर्चा करेंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। अगर कमाएंगे तो प्लस में और खर्चा करेंगे तो माइनस में। ओके, अब यही आप समझ लो कि अगर डॉक्टर साहब ने ज्यादा कमा लिया तो वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो है तो डॉक्टर, लेकिन किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करना ये उनका मेन काम नहीं है। थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया इसलिए वो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए वो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टिंग इनकम, यानी मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर में, फिर जो उस कंपनी से डिविडेंड या इंटरेस्ट वो कमाएंगे वो उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, प्लस वो शेयर या डिवेंचर में जो इन्वेस्ट करेंगे वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ओके, उसके बाद रुकिए, हम आपको थोड़ा बहुत पहले एक बार समझा रहे हैं, एक बार आप सुन लेना, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ थोड़ा और आगे बताएंगे। ओके, और जो मान लो कि उस डॉक्टर साहब के पास पैसा का कमी पड़ गया, तो वो किसी को बोलेंगे मेरे को फाइनेंस करो, मेरे को सपोर्ट करो। तो वो अपने, मान लो उनका एक हॉस्टल था, मतलब उनका एक हॉस्पिटल था जिसके नाम पर वो शेयर इशू किया और लोगों से पैसा वसूले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी अगर वो डॉक्टर साहब मार्केट में अपने इंस्टीट्यूशन के नाम पर शेयर या डिवेंचर बेचते हैं और उसके नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं, बदले में उनको शेयर पे डिविडेंड और जो जो ये है आपका मतलब डिवेंचर है, इस पर वो इंटरेस्ट पे करेंगे मार्केट के लोगों को, तो इसके वजह से जो है जो उनको पे करना पड़ेगा। और जब उनको पैसा मिला था शेयर या डिवेंचर, जब मार्केट के लोग खरीदे थे, तब ये सारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब कोई इन्वेस्ट करता है, ओके अच्छे से सुनो, यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखने वाले हैं, आप इसको अपने दिमाग में रखना। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, अगर कोई शेयर एंड डिवेंचर खुद बाई करता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। और उस शेयर पर डिवेंचर, अब शेयर दो टाइप का हो सकता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और डिवेंचर पर इंटरेस्ट वो अगर पे करेगा, ओके, तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन अगर किसी के पास पैसा का शॉर्टेज है और वो किसी से पैसा फाइनेंस करवाया, अपना शेयर एंड डिवेंचर को बेच करके, सेल करके, यहां पे बाय नहीं हो रहा है, यहां पर बाय नहीं हो रहा है, यहां पर सेल हो रहा है, और शेयर पर डिविडेंड उसको पे करना पड़ रहा है, और जो मतलब डिवेंचर है इस पर इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है। इस केस में उसको डिवेंचर और इंटरेस्ट उसको मिल रहा था। ओके, इस केस में उसको मिल रहा था। तो जब रिसीव होता है तब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, और जब हम लोग पे करते हैं तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा, हम आपको सम्स के साथ समझाएंगे। एक और चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 11 है, उसका शायद यूनिट 2 है। यूनिट 2 जो है वो कंप्लीटली कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बड़ा बड़ा सम्स है, उसमें आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ आपको ये दिखाना है कि पैसा कहां से आया और कहां को गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके, और उसके बाद आप लोग सुनते रहो, ठीक है, बस विद इन 5 मिनट रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। अब आप एक चीज समझ लो, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें क्या क्या आता है, अगर हम आपको इन शॉर्ट में समझाएं तो अच्छे से समझना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शेयर एंड डिवेंचर को अगर आप परचेज करते हो, और शेयर और डिवेंचर पर, क्योंकि आप शेयर और डिवेंचर खुद परचेज कर रहे हो, तो उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको खुद मिलेगा। तो शेयर और डिवेंचर का परचेज और उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आपको मिलेगा, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। प्लस एक और चीज, जैसे देखो शेयर और डिवेंचर का परचेज आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वैसे ही शेयर और डिवेंचर का इशू यानी उसका सेल आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शेयर और डिवेंचर पे जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करोगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन
फिक्स एसेट्स एक ऐसा आइटम है जिसका परचेज और सेल दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। यानी आपके पास ज्यादा पैसा है, आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो वहां से आपका जो उसमें पैसा गया दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। उसको बेचोगे तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और उस पर कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ओके, तो ओवरऑल ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यहां पर मैंने आइटम लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ शेयर, रिसिप्ट, जो डिविडेंड आपको मिलेगा, और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को मैंने यहां पर 18 पॉइंट में लिखा हुआ है, आप ये समझ लेना। इसमें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी आएगा क्योंकि डिपॉजिट भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, फिर यहां पर रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, तो आप ये समझ पा रहे होगे रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। किसी प्रॉपर्टी को आप एज अ इन्वेस्टमेंट शो करके रखे थे गवर्नमेंट के नजर में और उसको आप भाड़ा पे लगा के उससे रेंट कमा रहे हो, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ओवरऑल आप ये समझ लो कि जो यहां पर 18 पॉइंट हम लिख के रखे हैं, आप इसको लिख लेना कॉपी में, और जो हम आपको अभी एक्सप्लेन किए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, आपको मेनली उसी पे ध्यान देना है। उसके बाद हम आपको ये बोले हैं कि एसेट्स अगर आप खरीदते हो या बेचते हो दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, मगर शेयर का सिर्फ परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है और सेल या इशू करना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का यहां पर मैंने आइटम लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सब इसमें है। यानी शेयर आप किसी कंपनी के शेयर में अगर आप किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हो तो वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जब आप किसी कंपनी मतलब किसी पर्सन को अपना शेयर बेचोगे तो वो भी आता है, मतलब वो आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। जब आपके पास पैसा आ जाएगा और उस आदमी को आप बोलोगे भाई मेरा शेयर मुझे दे दो, तो इक्विटी शेयर के लिए आप वर्ड यूज करोगे बाईबैक कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के लिए आप वर्ड यूज करोगे कि हम रिडीम कर रहे हैं। यानी किसी टाइम में आपके पास पैसा का कमी था और आपने अपना ही शेयर बेच करके लोगों से पैसा का जुगाड़ किया था, यानी लोगों से पैसा फाइनेंस करवाया था, तो तब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया था। तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा और आप उसको बाईबैक या रिडीम करोगे तो वो भी बाईबैक और रिडम्पशन में जो आपके पास से पैसा जाएगा वो भी आपका आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहां पर 14 पॉइंट टोटल मैंने लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। एक और बात ध्यान रखना कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट है ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, बैंक ने आपको ये बोला हुआ है कि भैया तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो भी हम तुम्हारे बिहाफ में लोगों को पे कर दिया करेंगे, एक क्रेडिट कार्ड के जैसे है, और तुमको 90 डेज के अंदर जो है बैंक में पैसा देना पड़ेगा। बैंक का उसमें एनुअल मेंटेनेंस को लेकर के थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। और कैश क्रेडिट भी ऐसा ही होता है कि बैंक किसी बिजनेसमैन के बिहाफ में किसी ऐसे आदमी को पे कर देता है जिसको बैंक नहीं जानता है और उस बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसा है भी नहीं, लेकिन बैंक ने उसके स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर कि भाई तुम्हारे दुकान में इतना सामान है, 25 लाख का सामान है, तो तुम्हारे नाम पे हम 15 लाख तक का किसी को भी पे कर देंगे, उसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। और तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं भी रहेगा तो भी हम पे कर देंगे, बस तुम 90 डेज के अंदर अकाउंट में पैसा डाल देना। ओके, तो इसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। तो एक तरह से बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है 90 डेज के लिए, भले ही आपके पास पैसा नहीं है। तो इस एंगल से सोचना है और इसी एंगल से सोच करके ये कंक्लूजन निकलता है कि ये सब आइटम फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। तो आप 14 आइटम इसको रीड कर लेना, एक तरह से लर्न कर लेना, और समझ में आ गया होगा तो लर्न करने का जरूरत नहीं है। एक और बात अब आपको समझना है कि अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम आपको समझाएं तो आप ये समझ लो कि जो किसी का कोई मेन काम होता है, अगर कोई टीचर है तो उनको अगर वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से जो उनका फीस आएगा दैट इज इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और पढ़ाने के पीछे जो उनका इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, बेंच वगैरह मतलब डेप्रिसिएट होगा, फिर कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, ये सब उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन अगर उस टीचर साहब के पास पैसा ज्यादा हो जाता है और वो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। वो किसी एसेट्स को खरीदते हैं तो वो उनका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हुआ। एसेट्स को बेच करके फायदा लेते हैं वो भी उनका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, और उस शेयर और डिवेंचर जिसको उन्होंने खरीदा उस पर जो डिविडेंड और इंटरेस्ट उनको मिलेगा वो उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं 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 नहीं, अभी हम खरीदे ही है ना, अभी हम खुद खरीदे हैं, और जब हम पैसा का शॉर्टेज पड़ेगा उस टीचर साहब के पास, फिर जो मतलब पैसा मार्केट से वो जुगाड़ करेंगे, उस पे जो उनको इंटरेस्ट और डिवेंचर पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो उनका फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो अभी कुछ देर में ही हम लोग इंस्टीट्यूट का सारा ही इलस्ट्रेशन और टेस्ट नॉलेज के अंदर का सारा सम्स असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे देखो कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए अच्छे से समझो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कस्टमर से रिलेटेड, क्योंकि कोई भी धंधा अगर आप कर रहे हो, कोई टीचर है तो स्टूडेंट उसके लिए एक टाइप का कस्टमर है, आप ये समझ लो। अगर कोई कंपनी है और वो सामान बेचता है तो जितने लोग खरीदते हैं सामान उसके लिए वो कस्टमर है। तो कस्टमर से रिलेटेड जो आइटम है और सप्लायर से रिलेटेड जो भी आइटम है, मतलब पेमेंट टू कस्टमर या पेमेंट टू सप्लायर कर रहे हो, या कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है, या कोई टीचर है जो बुक लिखते हैं और वो अपने बुक का रॉयल्टी का पैसा लेते हैं लोगों से। ठीक है, कोई टीचर है जो फीस ले रहे हैं, यानी किसी का मेन काम जो है ना उससे रिलेटेड जो खर्चा और इनकम है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब आइटम को पढ़ करके इजीली समझ लोगे। एक और बात कि आप चाहे कोई भी धंधा करो, गवर्नमेंट का इंटरफेयर तो होता ही होता है उसमें, मतलब गवर्नमेंट टैक्स तो लेगा ही, इसीलिए टैक्स का अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑलवेज आएगा, कभी भी वो बदलेगा नहीं। टैक्स ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि ऑपरेट करना यानी कोई भी धंधा करोगे, ऑपरेट करोगे, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगा, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स आप पे करोगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ओके,
चलिए, और अगर आप टैक्स पे किए और थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे कर दिए टैक्स में और इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिल गया क्योंकि आप ज्यादा पे कर दिए थे बाय मिस्टेक, तो जो रिफंड आएगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है, नोट्स खत्म होने वाला है, फिर सम्स करेंगे। देखो, अगर कोई बैंक है, अच्छे से सुनना, देखो अगर कोई टीचर है और टीचर जी के पास ज्यादा पैसा हो गया और वो लोगों को लोन देना शुरू कर दिए, बदले में इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो वो उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बैंक है और उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा डिपॉजिट है और वो लोगों को लोन दे रहा है, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। वेरी गुड, वो इसलिए क्योंकि बैंक का तो वो काम ही है लोगों को लोन देना, तो जो उसका मेन काम है, भले ही वो दूसरे के लिए कोई दूसरा एक्टिविटी हो, लेकिन ये तो अपना काम ही कर रहा है। तो बैंक के लिए अगर किसी से वो पैसा ले रहा है, जैसे आप किसी से पैसा लोगे और आप एक कंपनी हो, तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको दिखाओगे कि भैया सामने वाले ने मुझे फाइनेंस किया। लेकिन बैंक अगर किसी से डिपॉजिट लेगा तो वो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएगा, क्योंकि बैंक बोलेगा ये तो मेरा मेन काम है। वैसे ही बैंक अगर किसी को लोन देगा भी तो वो भी बैंक का मेन काम है, तो इसीलिए वो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएगा। आप ये ध्यान में रखना। अब अगर एक और बात समझो, अब अगर कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का काम होता है कि वो अपना यूनिट्स इशू करता है, उसके बदले में लोगों से पैसा लेता है और उसी पैसा को वो दूसरे कंपनी के शेयर में पैसा लगा देता है, और शेयर से जो वो कमाता है इनकम, उसको वो अपने सभी यूनिट होल्डर को, जिसको वो यूनिट जितना बेचा रहता है उसमें वो उस इनकम को बांट देता है, बीच में खुद भी पैसा खाता है। ओके, तो ये तो म्यूचुअल फंड का मेन काम है। अब अगर ये कोई, मान लो कोई डॉक्टर साहब ये काम करेंगे कि लोगों से पैसा ले रहे हैं और कहीं शेयर में पैसा लगा रहे हैं, तो लोगों से पैसा लेते ही उनको फाइनेंशियल एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा, और कहीं वो पैसा लगाएंगे तो उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का मेन काम ये नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी में म्यूचुअल फंड टाइप का कंपनी आता है, निधि कंपनी या आप मुथूट फाइनेंस, ये सब का नाम सुनोगे, जो गोल्ड डिपॉजिट लेकर के लोगों का उसको कैश करवाता है और उससे खूब पैसा कमाता है। ओके, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर म्यूचुअल फंड है और वो इन्वेस्टिंग कंपनी है, वो अगर किसी से पैसा ले रहा है और किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। जिससे पैसा लिया है उसको डिविडेंड वो पे कर रहा है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और जिसमें इन्वेस्ट किया वहां से जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, उसका मेन काम ही वही है। बस वर्ड एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या इन्वेस्टिंग वर्ड यूज किया हुआ है आइटम में, तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना है कि भाई तब तो ये कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, ये मेरे को ध्यान में रखना है। ओके, और अगर वो कोई कंपनी होगा तब आप नॉर्मली सोचना कि भैया कंपनी है, तब नॉर्मल सोचेंगे। ओके, तब इन्वेस्टिंग वाला बात नहीं सोचेंगे। उसके बाद कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब होता है कि जो आपके पास एकदम नगद नारायण है, मतलब आपके हाथ में जो पैसा है नोट के फॉर्मेट में, वो उसको कैश बोलते हैं। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो आपके बैंक में बैलेंस है प्लस जो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है आपके पास जो 3 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएगा, वो कैश इक्विवेलेंट में आता है। ओके, यानी कुछ ऐसा चीज जो तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो कैश ही माना जाएगा। ओके, कैश के जैसा है मगर कैश दिख नहीं रहा है, तो उसी को बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो ये कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कंसीडर होगा। हाँ हाँ, गोल्ड सिल्वर बाय या सेल से रिलेटेड ही इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, और गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड कोई सम्स नहीं है, तो एक बार के लिए उसको साइड करके ही रखो, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है कि कोई किसी आदमी के पास कोई अगर धंधा कर रहा है तो गोल्ड सिल्वर तो वो घर में पहनता है, तो वो उसका पर्सनल एसेट्स हो गया, तो उसको वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेगा, समझ गए ना, इसीलिए। ओके, तो उसको कंसीडर नहीं करते, उससे रिलेटेड कोई सम्स भी नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल एसेट्स हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आप उसको कैश इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। अब आप मुकेश अंबानी जी को जाके बोलोगे कि आपके पास कितना कैश है, तो वो बोलेंगे मेरे पास मान लो 1000 करोड़ कैश है, तो आप बोलोगे 2000 करोड़ का तो सोना भी है आपकी बेटी के पास, वो इंक्लूड नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनके धंधे में पैसा का कमी होगा, तो उनकी बेटी सोना थोड़ी ना बेचेगी। अब उनके बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ है कैश इक्विवेलेंट के जैसा, यानी बिजनेस का ही पैसा बैंक में है, बिजनेस का ही जो है बहुत सारा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो 3 महीने के अंदर ही मैच्योर हो जाएगा, बिजनेस के नाम पर है, कंपनी के नाम पर है, तो वो सब कैश इक्विवेलेंट में काउंट होगा। ओके, एक और चीज ध्यान रखना कि कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट काउंट नहीं होता है, बैंक ओडी कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है, वो कहां आता है, फाइनेंशिंग एक्टिविटी में। ओके, लास्ट 4th नंबर पॉइंट, रुको बताता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाता है क्योंकि वो थोड़ा लालची है। वो सभी शेयर होल्डर जो वर्ल्ड वाइड शेयर होल्डर है जो उसके कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो उसका बैलेंस शीट पढ़ेंगे, क्योंकि मान लो कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपको तो पूरा नॉलेज है कि कहाँ क्या आपको अमाउंट चेक करना है पीएल या बैलेंस शीट में। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि भाई उसका हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो एक बार पढ़ेंगे ही, तभी उसमें पैसा लगाएंगे। अगर वो अमाउंट 50-60 हजार रुपए से ऊपर का है तो आपको उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे ही आप देखने जाओगे और वो कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, तो आप उस कंपनी पे डाउट करोगे। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हर वो लालची कंपनी बनाता है जिसको लोगों से पैसा लेना रहता है, जो शेयर मार्केट में सेबी के पास लिस्टेड होता है और उसको लोगों से पैसा उठाना रहता है। ओके, लेकिन ऐसे सभी कंपनी पर मैंडेटरी नहीं है, जो छोटा मोटा कंपनी है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाता है और वो चल जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 2 में आपको जो पूछा जाएगा उसका ये फॉर्मेट है जो अभी हम आपको सामने में दिखा रहे हैं। और ऐसे 1-2 सम्स AS3 वाला जो चैप्टर है
चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 जो है उसमें भी एक दो सम्स इसी फॉर्मेट को फॉलो करके बनेगा, जिसमें सबसे पहले आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, फिर आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। ओके, उसके बाद इसका टोटल करना है, टोटल करके जो भी आएगा उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो आप समझ लो कि आपका सोल्यूशन सही है। मतलब सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, इस तीनों में सिर्फ यही एक चैप्टर है और एक बीआरएस है जिसमें आप अगर स्टार्ट किए और इंड वाला आंसर आ गया, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक बीआरएस में दिया रहता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, तो लास्ट में जो आपका तीनों एक्टिविटी का टोटल है उसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, क्लोजिंग अगर ऑटोमेटिकली आ गया तो आप समझ लो आपका सोल्यूशन सही है। ये दो ही चैप्टर है सीए के हिस्ट्री में जिसमें आप एग्जाम हॉल के अंदर ही जान जाते हो कि आपका सोल्यूशन सही है, बाकी कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है जिसमें आप एग्जाम हॉल के अंदर ही जान जाओगे कि वो सही है। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और है कैश, मतलब कॉस्ट जब पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट में उसमें रिकंसिलिएशन एक चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें रिकंसिलिएशन टाइप का जो सम्स है उसमें भी ये पता चल जाता है क्योंकि उसमें ओपनिंग, उसमें दोनों फिगर का बैलेंस दिया रहता है, बैलेंस एज पर अकाउंट्स, बैलेंस एज पर कॉस्ट। तो अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, कॉस्ट का आ गया तो बीआरएस के जैसे ही है उसमें भी ये पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारा ही बता दिया इस चैप्टर से रिलेटेड। लास्ट में हम आपको ये बता देते हैं, देखो जैसे सबसे लास्ट में यहां पे लिखा हुआ है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम एक बार इसी को एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने में स्क्रीन पे, आप लोग भी सुनना, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले आप हेडिंग दिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, हेडिंग दिए, उसका सबसे पहला आइटम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहला आइटम होता है, यानी टैक्स के पहले वाला जो प्रॉफिट है वो आप वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर क्वेश्चन में जो है वो टैक्स माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उसमें टैक्स को ऐड बैक कर दो, समझ गए। मान लो अगर क्वेश्चन में टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो आप एक बार नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखिए और उसमें ऐड बैक कर दीजिए, आप उसमें ऐड बैक कर दीजिए, जो टैक्स माइनस हो चुका है वो ऐड बैक कर दीजिए, ठीक है। यानी आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चले जाइए, ये सबसे पहला काम होता है। उसके बाद क्वेश्चन में खुद ही वो टैक्स का अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, उसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा, या तो ये बोल देगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से ये है और ये लोग ये चार्ज कर चुका है, अगर नहीं बोला रहेगा तो उसी आइटम को एक बार ऊपर में ऐड बैक करो और सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फाइनल अमाउंट आने लगेगा वहां पे लेस कर दो। लेकिन ये रूल है कि एक बार ऊपर में ऐड बैक कर दो और लास्ट में फिर से उसी अमाउंट को लेस कर दो, ये रूल है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सम्स के साथ समझ जाओगे, मगर ये समझ लो कि स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना रहता है, अगर आफ्टर टैक्स दिया हुआ तो टैक्स का अमाउंट को ऐड बैक कर दो। तो ये वर्क नंबर 1 है। वर्क नंबर 2 क्या है कि वो सारा आइटम को ऐड बैक करो, वो सारे एक्सपेंस को ऐड बैक करो जो गलती से माइनस हो गया है मगर वो नॉन कैश नेचर का है। अच्छे से समझ लो, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी चीज को हम चैप्टर 11 यूनिट 2 में भी एक्सप्लेन करेंगे। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मान लो पूनम की 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट, 1 लाख रुपया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 50,000 रुपया उसमें से टैक्स माइनस हुआ है, तो टैक्स को ऐड बैक कर दोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब उस तुमको हम बोले कि 1.5 लाख रुपया जो है ना, जो 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें बहुत सारा खर्चा माइनस हुआ है और बहुत सारा इनकम भी ऐड हुआ है, तब 1 लाख रुपया आया है। तो अब वो खर्चा जो है वो सारा ऑपरेटिंग नेचर का ही माइनस होना चाहिए, यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक प्रॉब्लम है। वो ये कहता है कि जो तुम मेरे एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखे हो उसमें वही आइटम उस नेट प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, वो जो सच में ऑपरेटिंग नेचर का है। कंडीशन नंबर 1 आपको दिमाग में रखना है, इस बात को समझ गए। 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 नेट प्रॉफिट के लिए कि वो सारा ऑपरेटिंग नेचर का ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2 कंडीशन। और दूसरा है कि वो कैश नेचर का होना चाहिए, नॉन कैश नेचर का नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि जो 1 लाख का नेट प्रॉफिट आया है, ओके, उस नेट प्रॉफिट में 20,000 का सैलरी का अमाउंट माइनस है जो आप अपने यहाँ के वर्कर को पे किए हो और आप एक टीचर हो और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, तो ये तो जेन्युइन खर्चा भाई, लोग तो काम कर ही सकते हैं। टीचर साहब के यहाँ की बच्चा का कोई नोट्स इशू कर रहा है, कोई साइन करवा रहा है, वो डॉक्टर है तो उसके यहाँ तो लोग काम कर ही सकते हैं। वो ऑपरेशन कर रही है तो कोई उसको कैंची दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई दवाई दे रहा है, तो वो लोग को जो सैलरी दे रहे हो ये ऑपरेटिंग नेचर का है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अलाउड है। अब मान लो कि उसने अपने नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, समझ गए। तो डेप्रिसिएशन क्या कैश नेचर का है, यस या नो? 2 कंडीशन को याद रखना है। अभी जैसे ही वीडियो ये करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पॉज करेंगे, तो इस दोनों कंडीशन को लिख लेना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो उसमें टैक्स को ऐड बैक करो, बिफोर टैक्स पे पहुंचो, पहला काम खत्म। उसके बाद 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है उस प्रॉफिट के साथ। पहला, अगर कुछ नॉन कैश नेचर का है, जैसे डेप्रिसिएशन बोल के मेरे पॉकेट से तो कुछ पैसा जाता नहीं है ना। जैसे मेरे यहाँ मान लो कि श्याम बोल के एक लड़का काम करता है, वो मेरे को आके बोला मेरा सैलरी दीजिए, तो हम उसको पॉकेट से निकाल के पैसा दिए तो पैसा गया ना। लेकिन डेप्रिसिएशन बोल के जो 20,000 रुपया मान लो माइनस किए हैं, डेप्रिसिएशन बोल के कुछ पैसा पॉकेट से जा रहा है, वो नॉन कैश नेचर का है, समझ के उसको ऐसे ही दिखा दिए हम, ठीक है। तो कोई जैसे हम बोले कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो हम माइनस किए 5,000 रुपया,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि फ्यूचर में मेरे को डर है कि वो आदमी पैसा नहीं भी दे सकता है, उस डर को बचने के लिए। अब मान लो कि अचानक से फ्यूचर में कोई आदमी आया और बोला हम नहीं दे पाएंगे पैसा, आपसे जो 50,000 का सामान लिए थे, मेरा घर पानी में बह गया, हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरे को अगर पहले से डाउट है कि वो नहीं दे सकता है और अचानक उस टाइम में आकर के बोल दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, तो मेरा धंधा उस टाइम बंद ना हो जाए, तो अभी से ही उस मुसीबत से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा जो पैसा जमा कर रहे हैं वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन का मतलब होता है कि बैड डेट से बचने के लिए जो अभी से ही पैसा हम जमा कर रहे हैं, तो क्या उसके वजह से कुछ पैसा गया, आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो नहीं हुआ, हम अपने पास ही जमा कर रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से माइनस करके दिखा दिए, लेकिन एक जगह हम एक गुल्लक में जमा करके रख दिए कि फ्यूचर में वो दिक्कत आएगा तो वहां से निकाल लेंगे, लेकिन सच में पैसा गया तो नहीं है, मेरे ही पास रखा हुआ। तो अगर उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिए, प्रॉफिट को कम दिखा दिए प्रोविजन के नाम पे, तो नॉन कैश नेचर का है वो माइनस नहीं कर सकते। अगर वो माइनस है 1 लाख में तो उसको ऐड बैक करो, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो। अब समझो इनकम के बारे में सुनो, 2 कंडीशन बोले हैं ना, पहला नॉन कैश नेचर का अगर है तो भैया उसको एडजस्ट करो, यानी वो माइनस है तो ऐड करो, ऐड है तो लेस करो, ठीक है। और दूसरा कि वही अमाउंट मतलब नेट प्रॉफिट में एडजस्टेड रहेगा जो ऑपरेटिंग नेचर का है, किसी और एक्टिविटी का अपने को नहीं चाहिए। जैसे हम तुमको बोलते हैं, जैसे अभी हम एक्सपेंस समझा रहे हैं, फिर इनकम समझाएंगे, ठीक है। जैसे हम तुमको एक्सपेंस समझा रहे हैं, अब हम तुमको बोले कि देखो तुम जो है ना, तुम जो है वो तुम किसी कंपनी में तुम पैसा इन्वेस्ट की, ठीक है। तो तुम इन्वेस्ट करने से पहले एक ब्रोकर से मिले थे और उसको बोले भाई बताना अच्छा शेयर कौन सा है, तो वो बताया, बदले में 2,000 रुपया लिया, तो तुम उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिए हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कहता है कि तुम्हारा वो मेन काम है नहीं है ना। जैसे मान लो कि कोई एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, और वो डॉक्टरी से कमाते हैं करोड़ों रुपया, लेकिन उसको सारा शेयर मार्केट में वो डुबा देते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जीरो कैसे दिखा सकते हैं? अपना डॉक्टरी का बिजनेस उनका बहुत अच्छा चल ही रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत गंदा है उनका, समझ में आया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलता है कि हर वो चीज जो ऑपरेटिंग नेचर का है, ठीक है, ऑपरेटिंग नेचर का है, हम वही इनकम टैक्स में से माइनस होते, मतलब नेट प्रॉफिट में से माइनस होने देंगे। तो अब वो ब्रोकरेज जो पे किया, जो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, तो आप बोलोगे ना कि हम नेट प्रॉफिट में उसको ऐड बैक करेंगे, और जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाने लगेंगे तब वो जो ब्रोकर को 2,000 आप दिए, हम वहां पे माइनस करने का परमिशन देते हैं आपको। तो वहां नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में ऐड बैक होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2,000 रुपया माइनस होगा, समझ गए। तो ये अज्यूम कर लेना कि वो ये गलती करके बैठा होगा, तुमको वहां ऐड बैक करना है, यहाँ पे लेस करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये है हम एक्सपेंस का दोनों पार्ट बता दिए, पहला नॉन कैश नेचर का 2 एग्जांपल दिए, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन, जो नॉन कैश है जिसकी वजह से पैसा जाता नहीं है मगर नेट प्रॉफिट में से एक बार के लिए माइनस करना पड़ता है, ये बोल के कि भैया तब फिर बैलेंस शीट मैच कैसे करेगा, समझ गया ना। दूसरा हम तुमको बताया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम नहीं है, किसी और एक्टिविटी का आइटम है, ठीक है, किसी और एक्टिविटी का आइटम है, लेकिन तुम इसमें दिखा दियो। जैसे हम तुमको बोले ना कि हम तुमको किसी और एक्टिविटी का और एग्जांपल दे रहे हैं, हम बोले तुमको कि तुम्हारे पास एक एसेट्स है, ठीक है, तुम्हारे पास एक एसेट्स है जिसको तुम बेच दिए, बेचने के बाद तुम्हारा 5,000 रुपए का फायदा हुआ, 5,000 का फायदा हुआ, तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है, तो तुम्हारा 5,000 रुपए का जो फायदा हुआ ना उसको तुम प्रॉफिट में ऐड करके रखे हो। अभी हम इनकम पार्ट समझा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट में ऐड करके रखे हो, तो क्या वो तुम्हारा मेन काम की वजह से इनकम हुआ था? हमेशा याद रखना कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए, लास्ट में टैक्स माइनस होगा, उसके बाद 2 कंडीशन। पहला, नॉन कैश नेचर का अगर कुछ ऐड या लेस है तो उसका उल्टा कर दो, अगर वो एडेड है तो लेस करो और लेस है तो ऐड बैक करो। दूसरा कि उस एक्टिविटी से बाहर का अगर कुछ है और वो उस नेट प्रॉफिट में एडजस्टेड है तो उसका उल्टा कर दो। जैसे तुम्हारा कोई एसेट्स था जिसको तुम 20,000 में खरीदे थे, अभी तुम 25 में बेच रहे हो, 5,000 का फायदा हुआ, तो वो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो तुम नेट प्रॉफिट में ऐड करके रखे हो, समझ गए, नेट प्रॉफिट में ऐड करके रखे हो। तो वो बोलेगा कि भैया आप तो एक डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, आपका तो काम है लोगों का ऑपरेशन करके जो फायदा आप कमाए उसी को नेट प्रॉफिट में आप ऐड करके लिखिए। जो आपका 5,000 का बेनिफिट हुआ है वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है कि आप किसी एसेट्स में इन्वेस्ट किए थे, अभी आप उसको बेच रहे हो, तो वो 5,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाइए, आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट लिखे हैं उसमें से उस 5,000 को आप वहां से माइनस कर दीजिए नेट प्रॉफिट में से, समझ में आया। जो 5,000 मान लो कि किसी ने जो है वो शेयर बाईबैक के टाइम में उसका बेनिफिट हो गया, जब वो उसको शेयर इशू किया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया था 1 लाख रुपए में, और बाईबैक करने के टाइम में उसका 90,000 में ही बाईबैक हो गया, तो 10,000 रुपए का उसका बेनिफिट हो गया। अब वो बेनिफिट वो प्रॉफिट में कैसे ऐड कर सकता है? प्रॉफिट में वही आइटम एडेड या लेस रहेगा जो ऑपरेटिंग नेचर का, जो उसका मेन काम है। अब वो एक डॉक्टर अगर है मान लो, तो उसका मेन काम थोड़ी ना है कि किसी को शेयर इशू करना है, लोग से पैसा लेना, कहीं पे पैसा शेयर में लगाना, मेन काम नहीं है ना। तो उसके वजह से जो प्रॉफिट या लॉस होगा, समझ गए। अब तुमको इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर मिलेगा, ठीक है, तो मिलेगा तो तुम उसको इन्वेस्टिंग में दिखाओ। अगर तुम गलती से प्रॉफिट में उसको एडजस्ट करके रखे हो, ठीक है, तो तुमको वहां से एडजस्ट करके हटाना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट या डिविडेंड तुमको मिला था प्रॉफिट में एडेड है तो तुमको वहां से लेस करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही है अभी हम लोग, ठीक है, वहां से लेस करना पड़ेगा। और अगर तुम किसी को इंटरेस्ट या डिविडेंड दिए थे, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में एडजस्टेड नहीं रहना चाहिए। अगर वो माइनस है
क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट डिविडेंड अगर पे करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में दिखाना चाहिए, वो नहीं किए, हम प्रॉफिट में से माइनस करके बैठे हैं, हम ये समझे मेरे लिए एक्सपेंस है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये कहता है कि किसी और एक्टिविटी का अगर वो खर्चा या इनकम है तो उसको वही दिखाइए। अगर आप उसको नेट प्रॉफिट में से इनकम दिखा चुके हैं या एक्सपेंस दिखा चुके हैं तो एक्सपेंस दिखाए हैं मतलब आप माइनस किए, तो यहां पे आप ऐड बैक करके मुझे सही वाला नेट प्रॉफिट बताइए। और अगर आप उसको इनकम दिखाए हैं यानी ऐड किए हैं तो उसको यहां पे माइनस कर दीजिए और आप सही वाला मेरे को बताइए। समझ गए? तो ये था नेट प्रॉफिट के साथ दूसरा काम। पहला काम बताएं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुमको ऐड बैक करना है, हम अभी बोर्ड पे भी ये फॉर्मेट बता देंगे, ऐड बैक करना है प्रॉफिट। और दूसरा काम था कोई ऐसा नेचर का है जो किसी और एक्टिविटी का है और वो इसमें दिखा दिया है, वो प्लस नॉन कैश नेचर का आइटम वो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद प्रॉफिट तो सही हो गया। ठीक है, इसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसी नेट प्रॉफिट में एडलेस करना रहता है वो है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये दूसरा काम करना रहता है, और इतना अगर हो गया तो लास्ट में फिर जो टैक्स तुम शुरू में जो ऐड बैक कर दिए थे वो अब लेस कर दो, तो जो अमाउंट आएगा वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट है। जो झमेला है, अच्छे से सुनो, जो प्रॉब्लम है एग्जाम में बड़ा से बड़ा सम्स को सॉल्व करने में वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अमाउंट को निकालने में। अगर किसी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पूरा कंट्रोल है तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाता है। ऑपरेटिंग में वर्क नंबर 1 आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखिए, उसमें आप टैक्स को ऐड बैक करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर दीजिए। ठीक है, वर्क नंबर 2 आप उसमें अगर कोई नॉन कैश नेचर का है जो उसमें एडजस्ट होकर बैठा हुआ, तो अगर वो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और अगर पहले से एडेड था तो अभी लेस कर दीजिए, तो वो सही हो गया। और उसी में एक और काम कि कोई किसी और एक्टिविटी का अगर वो इनकम था, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों समझ लिए हैं उसको यहां पे एडजस्ट करिए, और किसी और एक्टिविटी का अगर वो एक्सपेंस था और आप इसको नेट प्रॉफिट में से माइनस करके बैठे हैं तो यहाँ ऐड बैक कर दीजिए, वहां एक्सपेंस दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्क नंबर था। उसके बाद है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिखाना, बस जो अमाउंट आएगा लास्ट में उसमें इनकम टैक्स माइनस कर देना है, यही है अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए? तो वर्किंग कैपिटल का चेंजेस हम अभी 1 मिनट में समझा देते हैं, फिर हम फॉर्मेट बता देंगे। देखो वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस है इसमें ये दिखाया जाता है, मेरे को बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, समझ गए? यानी एसेट्स और लायबिलिटी के चेंजेस को वर्किंग कैपिटल में दिखाया जाता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये बोला जाता है कि मान लो कि ईयर के स्टार्टिंग में, अच्छे से समझना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम ही आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। पहला बात अच्छे से समझो। दूसरा बात, कैश छोड़ के, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में, करंट एसेट्स में तो कैश आता है ना, तो कैश छोड़ दो, क्योंकि कैश का ओपनिंग बैलेंस सबसे लास्ट में ऐड होगा, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो कैश का तो इस्तेमाल हम लोग कर लिए सबसे लास्ट के लिए। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का सारा आइटम तुम ले लो कैश छोड़ के। कैश इसलिए छोड़ के क्योंकि कैश को सबसे लास्ट में ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा, तो कैश का इस्तेमाल वहां हो गया। उसके अलावा जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है इसमें जो चेंजेस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। अब हम तुमको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अब हम तुमको अभी बोल रहे हैं ना कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? मान लो कि जब ईयर का स्टार्टिंग हुआ था तब हम तुमसे पूछे थे, मान लो स्नेहा तुमसे हम पूछे थे कि तुम्हारा डेटर कितना है, कितने लोगों, तुमको कितना रुपया मार्केट में लोगों से लेना है, तो तुम बोले ना मेरे को मार्केट में 2 लाख रुपया मेरे को मिलेगा लोगों को। हम बोले तुमको कि तुम कैसे कैसे मिलेगा, तो तुम बोले ना उसको 2 लाख रुपया हम दिए थे एक टाइम में, अभी वो मुझे देगा आने वाले टाइम में, तो 2 लाख रुपया तुम्हारा मार्केट में लोगों से मिलना है। अब ईयर एंड आ गया, ठीक है, और अभी ईयर एंड में तुमको हम बोले तुम्हारा डेटर अभी कितना है, तो तुम बोले ना कि 3.5 लाख रुपया अभी डेटर है। इसका क्या मतलब है वो मुझे बताओ। तो ड्यूरिंग द ईयर में तुम 1.5 लाख रुपया और उसको दे दिए। समझ में आया? दे दिए का मतलब क्या होता है? पैसा गया है तुम्हारे पास से या आया है? तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये कहता है कि अगर एसेट्स शुरू में जो था और लास्ट में बढ़ जा रहा है, इसका मतलब बढ़ जा रहा है तो आपके पॉकेट से पैसा गया। तो ईयर का स्टार्टिंग है और हम तुमको बोले कि तुम्हारे दुकान में अभी कितना सामान है। ईयर का स्टार्टिंग को तुम एक एग्जांपल से समझो, दिन और रात। सुबह में तुम दुकान खोले तो हम पूनम तुम्हारे दुकान में गए, तुम्हारा मान लो दालमोट का दुकान है, ठीक है, तो हम तुमको बोले तुम्हारे दुकान में अभी कितना स्टॉक है, तो तुम बोले 100 पैकेट है, ठीक है, 100 पैकेट है। और जब हम रात में आए तुम्हारे पास, तुमको बोले अभी कितना है, तो तुम बोले कि देखिए मेरे पास अभी जो है वो 200 पैकेट है या 250 पैकेट है। हम बोले दिन में कुछ बिका भी, तुम बोले कुछ नहीं बिका। तो मॉर्निंग में था 100 पैकेट और रात में है 250 पैकेट, 150 पैकेट कहां से आया? जरूर तुम खरीदे होगे। अगर एसेट्स बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे वजह से तुम्हारे पॉकेट से कुछ गया होगा तब एसेट्स बढ़ा है। तुम्हारा डेटर बढ़ गया, तुम्हारे पॉकेट से पैसा तुम उसको दे दिए तब बढ़ा। समझ गए? और पैसा नहीं दिए तो पैसा के बराबर कोई सामान दिए होगे। तुम्हारा अगर दालमोट का फैक्ट्री है, दुकान है, तुम्हारा अगर डेटर बढ़ जा रहा है 1 लाख से 2.5 लाख हो जा रहा है, इसका मतलब दिन में तुम उसको 1.5 लाख का सामान उधारी में दे दी, तभी तो डेटर बढ़ गया। तो तुम 1.5 लाख का सामान मत समझो, तुम उसको पैसा से कंपेयर करो। करंट मतलब वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अगर कोई एसेट्स बढ़ जा रहा है तो हम समझेंगे कि आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव में दिखाएंगे। समझ में आया? एसेट्स अगर बढ़ जा रहा है डेफिनेटली तुम खरीदे होगे, ठीक है, अगर स्टॉक बढ़ गया तो तुम खरीदे होगे, डेटर बढ़ गया तो तुम्हारे पॉकेट से पैसा गया होगा। तो जब स्टॉक खरीदे थे तब भी तुमको पैसा दे करके तुम्हारे पास स्टॉक आया होगा।
और जब तुम्हारा डेटर बढ़ा तब तुम उसको सामान दिए होगे, तब उसका अमाउंट बढ़ा, तो सामान दिए तो पैसा गया ना एक तरह से, वो तो पैसा ही है एक तरह से, समझ में आया। तो एसेट्स अगर बढ़ रहा है, दिमाग में बिठा लो, अभी वैसे हम बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लो, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो माइनस में जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब एक चीज याद हो गया ना, तो इसका उल्टा दूसरा होता है, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो माइनस होगा, तो करंट एसेट्स घट रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। और करंट एसेट्स का उल्टा होता है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स का बढ़ना को माइनस किए ना, तो करंट लायबिलिटी के बढ़ना को घटाएंगे, एंड वाइस वर्सा। अभी हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। अब मान लो कि तुम जब दुकान खोले थे तब तुम्हारा डेटर जो है वो 1 लाख रुपए का था। शाम में जब हम तुमको आए, तुमको पूछे कितने का डेटर है, तो तुम बोले ना बस 20,000 का डेटर है। इसका मतलब दिन में वो 80,000 रुपए आकर दे दिया तुमको, तो दे दिया तो तुम्हारे पास पैसा आया है या गया है, तो उसको पॉजिटिव में दिखाओ। एसेट्स का घटना पॉजिटिव में दिखाया जाता है। तुम्हारे पास स्टॉक है 2 लाख रुपए का, सामने हम आए बोले कितना है स्टॉक, तुम बोले अब है ही नहीं, दुकान तो पूरा खाली है। इसका मतलब क्या, बिक गया तो तुम्हारे पास कुछ आया, क्या आया, तो पैसा आया ना, तो वो दिखाना पड़ेगा, समझ गए। उसको एसेट्स का घटना प्लस में जाएगा, एसेट्स का तुमको क्या लगेगा, एसेट्स बढ़ा मतलब उसको सर प्लस करेंगे, उल्टा सोचना, समझ गए। एसेट्स बढ़ा ना, प्लस नहीं करेंगे, इसका मतलब पैसा गया होगा तभी तो एसेट्स बढ़ा है, तो उसको माइनस करेंगे, उल्टा सोचना। सिर्फ यही एक ऐसा चीज है पूरे अकाउंटिंग हिस्ट्री में जहां पे तुमको उल्टा सोचना पड़ेगा कि अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, एसेट्स घट रहा है तो प्लस करना है। इसका उल्टा करंट लायबिलिटी समझो। मान लो कोई सप्लायर है, कोई क्रेडिटर है जो तुमको पैसा उधारी पे देता है, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी हुआ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब हम तुमको पूछे तुम्हारे लाइफ में कोई करंट लायबिलिटी कोई क्रेडिटर है, तुम बोले हाँ है, 2 जन है, एक जन है मिस्टर ए जिससे हम सामान उधारी में लेते हैं, और एक जन मिस्टर बी है जिससे हम पैसा उधारी में लेते हैं। हम बोले दोनों को कितना देना है, तो तुम बोले ना कि मिस्टर ए का पहले आपको बताते हैं, मॉर्निंग में तुम मेरे को बोल रहे हो, यानी ईयर का बिगिनिंग समझो मॉर्निंग, ठीक है। मिस्टर ए के बारे में तुम बोले कि उसको मुझे 2 लाख रुपया देना है, ठीक है। अब जब नाइट में आकर तुमको हम पूछे तो तुम बोल रहे हो कि वो जो मिस्टर ए साहब जो थे ना, उनको अब मुझे 3 लाख रुपया देना है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, दिन में तुमको 1 लाख रुपया वो और दे दिए, तो तुम्हारे पास पैसा आया या गया, आया ना। तो जैसे करंट एसेट्स बढ़ा था तो तुम माइनस में दिखाए थे, वैसे करंट लायबिलिटी के बढ़ने पे प्लस में दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे पास आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। और इसका उल्टा है करंट लायबिलिटी में कि मान लो कि तुमको हम इवनिंग में जाके बोले अच्छा मिस्टर बी के बारे में बताओ, तुम बोले उनको तो मॉर्निंग में देना था 2 लाख रुपया, अभी नाइट हो गया, उनको बस 85,000 रुपया मुझे देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हट पगली, गया 1.5 लाख रुपया तुम दे दी। देखो हम थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं मगर तुम बहुत ही अच्छे से सुनो, क्योंकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम एक बार समझ लोगे तो इस तरह का सम्स में फोकट में मार्क्स मिल जाता है। तुमको ये पता होगा कि सीए इंटर में ये जो सम्स है किसी बार 20-20 मार्क्स का आ जाता है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा सा बनाने के लिए, कभी 10 नंबर कभी 12 नंबर। सीए फाइनल में 8 मार्क्स एवरी अटेम्प्ट में फिक्स है, सीए फाइनल में 8 नंबर का एफआर में हर अटेम्प्ट में फिक्स है, जिसको अगर कोई इंटर में समझ लिया, वहाँ छोटा छोटा मिस्टेक हो ही जाता है जिसकी वजह से बहुत लोगों का गलत हो जाता है, मगर अगर कोई जड़ से पूरा पकड़ के रखा है तो उसका गलती नहीं होगा। हर अटेम्प्ट में 8 नंबर फिक्स है, समझ गए। तो अगर तुम्हारा साम में क्रेडिटर कम हो गया, इसका मतलब क्या है, बोलो, तुम उसको पे कर दिए। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब एक ऐसा इंसान जिसको तुम चुकाओगे पैसा, और डेटर का मतलब एक ऐसा इंसान जो तुमको पैसा देगा। तो अगर क्रेडिटर तुम्हारा कम हो जा रहा है, मॉर्निंग में 2 लाख था और इवनिंग में 50,000 का सिर्फ बचा हुआ है क्रेडिटर, इसका मतलब क्या हुआ, दिन में तुम उसको 1.5 लाख रुपया दे दिए तभी तो अब बैलेंस उसका सिर्फ 85,000 बचा हुआ, तो तुम दे दिए तो तुम्हारे पास से पैसा गया या आया, गया, तो उसको माइनस में दिखाना है, समझ गए। यानी एसेट्स का बढ़ना माइनस घटना प्लस, करंट लायबिलिटी का बढ़ना प्लस घटना माइनस, समझ गए। बस यही था, यही उसका फॉर्मेट है। इसमें टैक्स, ये जो अमाउंट आएगा इसको एडजस्ट करने के बाद टैक्स माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट आ जाएगा। फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हम तुम लोग को निकालना बताए ही हुए हैं, वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग जो है वो करते हैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल का सम्स, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। और इलस्ट्रेशन 1 में जो फर्स्ट आइटम है जिसका नाम है परचेज ऑफ मशीनरी, बोलो परचेज ऑफ मशीनरी कहाँ जाएगा पूनम, कौन से एक्टिविटी में जाएगा, सिर्फ एक्टिविटी का नाम बोलना है। परचेज ऑफ मशीनरी, तुम मशीनरी खरीद रहे हो, पैसा तुम्हारे पास ज्यादा हो गया है या कम है, ज्यादा हो गया है, तो तुम क्या, वेरी गुड, तो ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तुम कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई ये नहीं है यहाँ पे, किसी को ये नहीं है, सबसे गलती होता है, कॉन्फिडेंस से बोलो, जो होगा होगा। और मुझे अपना एक भाई जैसा ही समझो कि हम गलती भी होगा तो भी हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो, अरे जस्ट हम ऐसे बोले, इसमें कुछ भी कॉन्फिडेंस आए। अब दूसरा वाला बोलो पूनम, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को तुम इशू कर रही हो, वेरी गुड, ठीक है। अब तीसरा बोलो, कैश सेल, गुनगुन मतलब स्नेहा, क्यों, तुम मेन काम है वो मेरा, समझ गए। परचेज सेल, डेटर क्रेडिटर, उससे जो रिलेटेड डिस्काउंट है, उससे रिलेटेड जो परचेज करने के लिए कैरियर्स पे करेंगे और सामान उसको बना करके वो बेचेंगे हम, तो बेचने लायक के बीच में जो मेरा वेजेस सैलरी वगैरह पे करेंगे, ओवरहेड पे करेंगे, ये सारा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अब है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तुम किसी से पैसा ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, बोलो
पूनम, तुमको खुद पैसा का जरूरत है, किसी से पैसा ले रहे हो, तो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग? वेरी गुड। अब है चेक कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। हाँ वेरी गुड। ऑपरेटिंग में अब देखो चेक कलेक्टेड, तुमको डेट, तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल तुमको पे कर दिया, तुम्हारा करंट लायबिलिटी घट रहा है, तुम क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे? हाँ करंट एसेट्स घट रहा है तो तुम इसको प्लस करोगे कि माइनस करोगे, वो बोलो। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारे पास तो आ रहा है ना, एसेट्स भले ही घट रहा है, तुमको उससे मतलब नहीं है, तुमको ये देखना है उसके इस काम की वजह से तुम्हारे पास कुछ आ रहा है या जा रहा है, तुम्हारे पास तो आ रहा है ना, इसलिए प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। एक चीज हमेशा याद रखना कि ट्रेड रिसीवेबल को ही डेटर बोलते हैं, ट्रेड पेबल को ही क्रेडिटर बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल या डेटर या ट्रेड पेबल या क्रेडिटर प्लस 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 परचेज या सेल, इस सब से रिलेटेड जो भी आइटम है वो सब आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, समझ गए? हाँ ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ट्रेडिंग कमीशन ट्रेड करने के लिए, यानी ये मेन काम से रिलेटेड है, धंधा से रिलेटेड है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके है, चलो फटाफट बोलते जाओ। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो स्नेहा। वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोलो पूनम। रिडीम कर रहे हो तुम प्रेफरेंस शेयर को, तुम कभी इशू किए होगे तभी तो रिडीम कर रहे हो, फिनेंशियल। और उसके बाद कैश परचेज, बोलो पूनम। ऑपरेटिंग, हाँ ठीक है, तो ऐसे ही करके ये दिया हुआ है सारा आइटम, और इसको एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कैश परचेज हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। परचेज ऑफ गुडविल, क्योंकि एसेट्स का परचेज और सेल दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन शेयर का परचेज आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और मतलब शेयर का परचेज आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और शेयर का इशू या सेल आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और उसी का रिडम्पशन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो यहाँ पर परचेज ऑफ एसेट्स है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश पेड टू सप्लायर, ऑब्वियसली सप्लायर है तो ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है, क्या नाम है पूनम, समझ में आ रहा है? इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड तुम पे कर रहे हो, वो बोलो, बोलो नेहा। क्योंकि तुम डिविडेंड किसी को तब पे करते हो जब तुमसे कभी पैसा फाइनेंस करवाए रहते हो, तो तुम मेरा शेयर खरीद लो ना, तो अभी तुम डिविडेंड उसको पे कर रहे हो उसके बदले में, उसके ऊपर, उस शेयर के ऊपर, तो इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। वेजेज या सैलरी, ये सब एक्चुअल एक्सपेंस है ऑपरेटिंग नेचर का, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए वेजेज और सैलरी पे करना पड़ेगा, इसीलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, एसेट्स है, एसेट्स का परचेज या सेल दोनों ही आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, खुद ही बोल दिया है इन्वेस्टमेंट होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इसका मतलब तुम किसी से उससे कभी लोन लिए थे तभी तो तुम अभी पे कर रहे हो, समझ गए? तो क्या किस एक्टिविटी में जाएगा वो बोलो, कैसे इन्वेस्टिंग में जाएगा, सोच समझ के बोलो। तुम कभी लोन लिए थे उससे ना, वो तुमको फाइनेंस किया था ना, तब ना तुम उसको अभी इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्चुअल एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस है, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। डिविडेंड रिसिप्ट ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, खुद ही बोल दिया इन्वेस्टमेंट, उसके बाद खुद ही बोल दिया इन्वेस्टमेंट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल खर्चा है, ऑपरेटिंग नेचर का। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग नेचर का। डिविडेंड पेड है वो खुद अंडर, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, पेड है। और अंडर राइटिंग कमीशन हम तुम लोग को पहले ही बोल दिए हैं कि अंडर राइटर है, इसका क्या दिया, इंस्टीट्यूट क्या दिया, मेरे हिसाब से तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होना चाहिए, जेड तो दिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, समझ में आया? फिर अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग तब देते हैं जब मेरा वो शेयर बिकवा देगा, बदले में हम उसको कमीशन देंगे। तो शेयर हम इशू कर रहे हैं तभी तो शेयर बिकवा रहे हैं, उसी का तो दूसरा हिंदी में लैंग्वेज है, तो उस केस में जो उसको दलाली पे करना पड़ रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। रेंट पेड, ये रेंट अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो ये मेरे डायरेक्ट काम से रिलेटेड है। मान लो कोई ट्यूशन सेंटर चला रहा है, घर अपना नहीं है, तो वो उसके मेन काम से रिलेटेड है ना, कि घर वो रेंट पे लिए तभी तो वो बिजनेस कर पाएगा, तो ये उसका प्राइमरी एक्सपेंस हो गया, ऑपरेटिंग में जाएगा। ओके, ब्रोकरेज पेड, ये तो खुद ही इन्वेस्टमेंट वर्ड बोल दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए याद रखना है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, और कैश क्रेडिट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। यानी कोई भी बैंक जो है ये दोनों फैसिलिटी दे करके सामने वाले को बोलता है धंधा करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं भी रहेगा तो भी तुम्हारे बिहाफ में हम पे कर देंगे, यानी एक तरह से बैंक उसको फाइनेंस कर रहा है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है। हाँ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में अगर ये बोल दिया रहेगा कि 3 महीना से कम का मैच्योरिटी है, तब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, और कुछ नहीं बोला रहेगा तब ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब ये लोग क्या किया है वो मुझे बताओ, ई किस में लिया है, डबल ई ये लोग इन्वेस्टिंग में लिया है। ठीक है, अब उसके बाद है हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विदाउट रिस्क ऑफ चेंज, एकदम हाई लिक्विड है, बोलो बहुत ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड का मतलब हुआ कि बहुत बहुत ही पतला है, बहुत ही कैश फॉर्म में है, ये समझ लो, समझ गए? तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, समझ गए? और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स पेड आता है ऑपरेटिंग में तो उसका रिफंड भी ऑपरेटिंग में, खेला खत्म।
जो इसका 2 नंबर है वो ये बोल रहा है कि भैया हम एक डिवेंचर परचेज किए हैं जो 3 महीना में ही रिडीम हो जाएगा, मतलब 3 महीना में ही वो रिडीम कर लेगा, मेरे को जो है उसका पैसा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्योंकि 3 महीना ही उसका मैच्योरिटी पीरियड है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि भैया ये तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा होता तो हम इसको मानते कि भैया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। समझ गए? 3 नंबर होमवर्क है, खुद करना है, ये सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 1 के जैसा ही है। जैसे एक बार हम फिर इसको भी इन शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कि इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अब कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, अच्छे से सुनना, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसके लिए ये इंटरेस्ट पे करना कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? समझ गए? उसका तो वो काम ही है, तो उसके उस लाइन में ही फाइनेंशियल एंटरप्राइज नाम यूज कर लिया। आगे, टीडीएस एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। देखो किसी को जो है ना इंटरेस्ट पर, देखो खुद ही समझ लो कि उसको टीडीएस एट सोर्स मतलब टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, उसके सब्सिडरी कंपनी में वो इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो वो उसको इंटरेस्ट पर उसको टीडीएस मिला है, इन्वेस्ट किया होगा। समझ गए? तुमको कोई इंटरेस्ट दे रहा है या उस पर टीडीएस पे कर रहा है, इसलिए पे कर रहा है क्योंकि तुम उस कंपनी में कैसे कभी पैसा लगाए होगे। समझ में आया? तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डिपॉजिट विथ बैंक फॉर, देखो 2 साल के लिए डिपॉजिट किया, इन्वेस्टमेंट है, 3 महीना तक के लिए करोगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। ठीक है, आगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर। अब अगर तुम्हारा कोई लॉस हुआ है और उसके लिए तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, इसको इंस्टीट्यूट क्या किया है वो बोलो? इंस्टीट्यूट इसको कोई भी आइटम नहीं माना है इंस्टीट्यूट, अच्छा सॉरी, इसको इंस्टीट्यूट एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना है, क्योंकि एक टाइम में तुम उसमें पैसा, सुनो, तुम हर महीना इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो ये बोल करके कि भैया आप मेरे से पैसा लीजिए, कभी उस बिजनेस में आग लग जाएगा या कुछ फायर हो जाएगा तो आप मेरे को बदले में पैसा दे दीजिएगा। तो तुम हर महीना तो पैसा इन्वेस्ट कर रही हो ना, तभी ना एक टाइम में कोई घटना होने पर पैसा तुमको मिला, तो जब मिला तभी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब तुम उसका प्रीमियम पे कर रहे थे तभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया? और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बोल करके कुछ पैसा तुम्हारे हाथ से जाता है, यस या नो बोलो? नहीं जाता है ना, तो ये नॉन कैश एक्टिविटी है। ठीक है, ये नॉन कैश एक्टिविटी है, ये कहीं नहीं आएगा। ठीक है, और ये अगर प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट किया जाएगा। समझ गए? अगर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मान लो कि तुम्हारा कुछ बैड डेट्स हो गया, ठीक है, जिसको तुम अभी आज के डेट में राइट ऑफ कर रहे हो, कोई एक आदमी है जो तुमसे 50,000 का सामान खरीदा और वो पैसा नहीं दिया, तो वो बैड डेट्स हो गया, तो वो तुम 2-3 साल तक उसको बैड डेट्स दिखाए और फिर समझे अब फाइनली लग रहा है वो नहीं ही देगा, तो तुम उसको उस साल के प्रॉफिट में से माइनस करके एडजस्ट कर दिए। ठीक है, तो इसके वजह से तुम्हारे हाथ से अब आज के डेट में पैसा नहीं जा रहा है, जिस साल तुम उसको एडजस्ट करोगे ना उस साल के प्रॉफिट में से तुमको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्टली किसी एक्टिविटी में नहीं जाएगा, ये नॉन कैश नेचर का है। समझ गए? और जिस साल तुम इसको प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाओगे उस साल तुमको प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाने लगोगे तो स्टार्टिंग में तुमको एड बैक कर देना पड़ेगा। तुम ये बोलोगे कि ये नॉन कैश नेचर का है, तुम इसको प्रॉफिट में से माइनस क्यों किए? लीगली माइनस होगा टैक्स पर्पस के लिए, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ऐड बैक होकर के सही नेट प्रॉफिट निकालने में हेल्प करेगा जो ऑपरेटिंग नेचर का होगा। समझ गए? अगर वो धंधा वाला 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया जिसमें 50,000 रुपया बैड डेट्स का माइनस करके 1.5 लाख ही दिखा रहा है, तो तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट 2 लाख का ही है जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मानेंगे। तुम कुछ एक ऐसा आइटम माइनस कर दियो जो नॉन कैश नेचर का है, तो तुमको वहां पर उसको ऐड बैक कर देना पड़ेगा। समझ गए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीएस, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना एलिट सीए का यूट्यूब चैनल पे, आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा सभी सब्जेक्ट में। लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा।
इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। कोई भी जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर, ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी एंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचे होगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विथ 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विथ 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विथ हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, रुको। अब 4 नंबर, ये एक सम्स है, बस तुम लोग को बताना है, हम कुछ यहाँ इसमें नहीं करेंगे, तुम लोग को बताना है कौन सा एक्टिविटी में जाएगा। नीचे जाकर देखोगे वो उसी एक्टिविटी में उसका अमाउंट लिखा रहेगा, और तीनों एक्टिविटी का टोटल कर लेना बाबू। और लेफ्ट साइड में इनफ्लो में कैश का ओपनिंग बैलेंस, और राइट साइड सबसे नीचे में कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। लास्ट में ओपनिंग ऐड करोगे, क्लोजिंग खुद ही आ जाएगा आंसर में। समझ गए? चलो अब हम बताते हैं तुम लोग को। बोलो, मुझे खुद बताओ। सबसे पहला आइटम राइट साइड से शुरू करते हैं, आउटफ्लो से। बोलो, पेमेंट फॉर अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का मतलब होता है
क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर को तुम 90,000 रुपीज पे किए हो, ये कहाँ आना चाहिए वो मुझे बताओ। वेरी गुड। माइनस या प्लस में? बोलो 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 बोलो। तुम पे किए हो या तुमको मिला है वो बताओ। पे किए हो ना, तो पैसा तुम्हारे पास से गया या आया? तो तुमको माइनस में दिखाना चाहिए या प्लस में? पैसा जा रहा है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है पैसा गया तो माइनस में दिखाइए, आया तो प्लस में दिखाइए। तो ये माइनस में दिखाना है क्या, आप तुम देख लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको माइनस दिखाया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आइटम क्या है आउटफ्लो में? सैलरीज एंड वेजेस पेड। ये ऑब्वियसली माइनस होना ही चाहिए क्योंकि ये सही वाला खर्चा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट 15,000 है, ये भी माइनस होना चाहिए, ये सही वाला खर्चा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? पेमेंट ओवरड्राफ्ट हो गया, ऑपरेटिंग नेचर का, ठीक है। पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ये भी तो सही खर्चा है, ये भी तो माइनस होना चाहिए। तो 25,000 और 15,000 ये दोनों माइनस हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अक्वायर्ड, तुम एक बहुत बड़ा एसेट खरीद लिया 4 लाख रुपए का, कौन सा एक्टिविटी में जाएगा बोलो? इन्वेस्टिंग। समझ में आया? हाँ, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के माइनस होगा क्योंकि तुम्हारे एसेट्स खरीदने की वजह से भले ही तुम्हारा एसेट्स बढ़ रहा है लेकिन पैसा तो गया ना, तो ये माइनस होगा। समझ गए? उसके बाद है डिवेंचर रिडीम। तुम कभी डिवेंचर इशू किए थे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाए थे, अभी रिडीम किए तो तुम्हारे पास से पैसा गया, उससे अपना डिवेंचर मांग लिए। जब इशू किए थे तब तुम उसको डिवेंचर दिए और पैसा लिए तो तब प्लस में दिखाए होगे। अभी वही डिवेंचर उससे ले लिए और पैसा उसको दे दिए तो अब माइनस में दिखाना पड़ेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक लोन रिपेड, तुम बैंक से जब लोन लिए होगे बाबू तब उसको प्लस में दिखाए होगे, अभी तुम उसको पे कर दिए हो तो क्या माइनस में दिखाएंगे कि प्लस में? माइनस, ठीक है। आराम से बोलो ना, तुमको क्या मेरे से कोई डर लगता है पूनम? बोलो तो। हट पगली। टैक्सेशन जो है वो 55,000 का हम लोग माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस होगा, ठीक है। डिविडेंड 1 लाख रुपीज का पे हुआ है, पूनम बोलो क्या होगा? 1 लाख रुपीज का अगर डिविडेंड पे हुआ है तो हम लोग डिविडेंड किस केस में पे करते हैं? इन्वेस्टिंग में कैसे जाएगा? हाँ, तो डिविडेंड हम लोग किस केस में पे करते हैं? जब हम लोग किसी कंपनी का शेयर, बोलो तो, किसी कंपनी को शेयर अपना बेचे रहते हैं, उससे पैसा लिए रहते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड हम उसको 1 साल के बाद देते हैं। तो जब शेयर इशू किए रहते हैं, बेचे रहते हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाते हैं। अभी डेट डिविडेंड पे करे तो वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। अब और तो कुछ है नहीं, कैश बैंक। अच्छा, इनफ्लो में आ जाओ। इनफ्लो में बोल रहा है कि देखिए शेयर कैपिटल, रुको, शेयर कैपिटल में बोल रहा है 5 लाख का शेयर कैपिटल आपने इशू किया, ठीक है। तो तुम इशू करती हो शेयर तो तुम्हारे पास पैसा आता है कि जाता है? पूनम बोलो। शेयर इशू करते हो, तुम सब उल्टा क्यों बोल रहे हो? आज कुछ हुआ है क्या? सुबह में एक बिल्ली का मुंह देख लिए थे तो उल्टा क्यों बोल रहे हो? शेयर तुम इशू करते हो, इसका हिंदी क्या होगा? कि तुम शेयर बेचे, ठीक है। तो तुमको बदले में क्या मिलेगा? पैसा आए मिलेगा ना। इशू करने का मतलब वो शेयर गया, पैसा नहीं गया, पैसा आया। सामने वाला तुम्हारा शेयर खरीदेगा तो तुम उसको बोलोगे शेयर इशू, तो बदले में पैसा देगा तब तो शेयर खरीदेगा। तुम पेन का दुकान है, पेन बेचोगी तो बोलोगे पेन इशू हुआ, तो पैसा वो दिया तभी तो तुम इशू करोगे। तुम क्या धर्मशाला खोल के रखे हो? नहीं ना। तो शेयर इशू हुआ, बदले में पैसा आया, तो ये प्लस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्योंकि वो तुमको फाइनेंस किया, ठीक है। कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, बोलो, हम तुमको बोले थे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल्स, कौन सा एक्टिविटी में आएगा वो बोलो? ठीक है, उससे तुमको पैसा मिल रहा है तो ये प्लस होगा ऑपरेटिंग में। समझ गए? लास्ट में सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को तुम बेच रही हो, वेरी गुड, प्लस या माइनस? देख के नहीं बोलना है, मेरे तरफ देख के बोलना। तो प्लस की माइनस? ठीक है। और बस ये जो अमाउंट है जिसको जहां बोले हैं देने के लिए वहां दे देना, सबका हिसाब करके लास्ट में टोटल करना। तो स्टार्टिंग में जो कैश और बैंक का बैलेंस है ना टोटल 10 और 70,000, तो 80,000 ऐड करना जो ओपनिंग इनफ्लो में लिखा है ना कैश और बैंक का, ठीक है। और लास्ट में ये आना चाहिए अमाउंट, मेरे ख्याल से 15,000 आ गया है लास्ट का, क्लोजिंग आउटफ्लो का टोटल करोगे तो वो 15,000 आ जाएगा। समझ गए? 5 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है क्योंकि वो उसी का छोटा भाई है, कॉपी पेस्ट है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, ठीक है। एक बार अगर बोलोगे तो हम फिर से बता देते हैं कि जैसे प्लांट अक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर है, तुम किसी प्लांट को, अच्छे से सुनो, मेरे तरफ देखो दोनों जन, मेरे पास ये फोन है, ठीक है, तो हम तुमको ये फोन दिए, बेचे, बदले में हम तुमसे रिमोट ले लिए, तो इसमें पैसा का कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ? एक्सचेंज अगर किसी चीज का हो रहा है या वो नॉन कैश नेचर का है तो वो कहीं नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोलता है कि अगर किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, प्लांट आपने दिया, मतलब प्लांट आपने उसका खरीदा, बदले में आपने डिवेंचर दे दिया, तो इसमें तो पैसा कहीं नहीं आया ना, तो वो कहीं नहीं आएगा। समझ गए? या कोई नॉन कैश नेचर का है तो वो भी कहीं नहीं आएगा। आगे बोल रहा है क्लेम रिसिप्ट फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, तो तुम प्लांट के लिए इंश्योरेंस करवाए होगे तभी तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। समझ गए? आगे बढ़े।
फिर है अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज, तुम अपने सब्सिडरी को लोन दिए हो तो इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ में आया, तो भाई आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ओके, पैसा जा रहा है, तुम लोन दे रहे हो जी। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन रिसिव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, तुम अपने सब्सिडरी कंपनी से खुद ही लोन ले लिए, मतलब सॉरी लोन दिए तो उस पर तुम इंटरेस्ट लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए वो क्या है, इनकम है, तो तुम उसको प्लस में दिखाओगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, समझ गए। आगे क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, बोल रहा है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, मतलब तुम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए थे, बाद में तुम उसी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर खरीद के उसका मालिक ही हो गए, लेकिन मालिक होने से पहले का जो पोर्शन का ड्यूरेशन था उसके लिए तुमको तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है, डिवेंचर इंटरेस्ट तुम पे किए तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा, बिकॉज तुम किसी को डिवेंचर अपना इशू किए थे तब तो तुम उस पर इंटरेस्ट उसको पे कर रहे हो, डिवेंचर इंटरेस्ट जब तुमको मिलेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर है टर्म लोन रीपेड, बोलो पूनम टर्म लोन रीपेड कहां आएगा, टर्म लोन रीपेड यानी तुम पे कर रहे हो, इसका मतलब तुम कभी ली थी इसलिए तुम रीपे कर रहे हो, लिए थे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो रीपे करने के टाइम में भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है इस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट में 8,200 हम टीडीएस का माइनस कर चुके हैं, तो तुम बोलना ना कि 8,200 हम एक बार ऐड करके हम पूरा दिखाएंगे, कितना हो जाएगा बोलो, 68,000 में 200 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा वो बोलो, 76,200, तो तुम एक बार 76,200 तुमको एक बार दिखाना पड़ेगा और अलग से टीडीएस माइनस करना पड़ेगा 8,200 दिखा के, तो 76,200 तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है ना इन्वेस्टमेंट में, तो उसके नाम में ही तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और दोनों, हाँ वो पूरा दिखेगा ग्रॉस वैल्यू पर, और ये भाई साहब उसमें से माइनस हो जाएगा, हाँ ये बस प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, समझ गए, इंपैक्ट तो नेट ही है, तुम सीधा 68,000 ले लेते तो भी सम सही होता, प्रेजेंटेशन बेटर करना है, समझ गए। अब तुम घर से यहाँ आ रहे हो, या कोई मान लो रोहित पढ़ने के लिए आ रहा है और घर से यहाँ पे वो धोती पहन के आ गया, और या तो वो पूरा जींस टी शर्ट पहन के आया, तो आया तो वो ट्यूशन ही, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, समझ में आया। ऐसे ही तुम 68,000 सीधा दिखा दो, या तो तुम फुल अमाउंट दिखाओ फिर वो लेस करके दिखाओ, प्रेजेंटेशन का मार्क्स मिलता है। आगे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड है 84,000, ठीक है, और तुम उसमें 9600 का लॉस कर लिए, ठीक है, तो तुम उसका जो डिफरेंस है इतने में तुम प्लांट को बेचे हो, बोलो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड जो है वो 84,000 है और तुम 9600 का लॉस करके रिमेनिंग अमाउंट पर तुम उसको बेचे हो, किस एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टेस्ट योर नॉलेज में एमसीक्यू है, ये आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर हाँ सिर्फ इन्वेस्टिंग है इसीलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना पेज नंबर 36 में, मतलब पेज नंबर 36 में, ये भी होमवर्क है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देख लेना, दिखा ये होमवर्क है, इसको वैसे जब जो भी बताए ना वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ कर करना है। 8 और 9 नंबर होमवर्क है, 10 नंबर जैसा अभी करवाए हैं वैसा ही है, उसी का कॉपी पेस्ट है, कुछ इसमें गड़बड़ी नहीं है, बस 10 नंबर में तुमको बोल रहा है कि आप मेरे को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही बताइए, ठीक है, हम तुमको 8 और 9 अभी होमवर्क दिए वो वैसा ही है जो अभी दिए हैं, ठीक है, समझ गए, बना हुआ होना चाहिए विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। 10 नंबर में वो बोल रहा है कि देखिए बैंक बैलेंस है 25,000 एज पर बैंक है 25,000, बोल रहा है बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, लेकिन चेक इशू किए लेकिन वो बैंक में 15,000 रुपए का अभी सबमिट नहीं किया, 1-2 दिन में तो कर ही देगा, तो हम अपना बैंक का बैलेंस इतना ज्यादा क्यों समझे, हम माइनस करके जो बचेगा ना वो समझते हैं, समझ गए। तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और एक जन को तुम चेक काट के 25,000 का दे दी, तो तुम अपना बैलेंस 1 लाख क्यों बोलोगी, तुम माइनस करके बोलो ना कि 75,000 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड, हाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिक्विड, लेकिन ये इक्विटी शेयर में है, ठीक है, ऑफ एबीसी लिमिटेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड इक्विटी शेयर में है, इक्विटी शेयर में अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो वो नहीं होगा, बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो वो होगा। मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट इसको क्या किया वो बोलो तो, इंस्टीट्यूट इसको क्या किया है, इंस्टीट्यूट इसको माना है क्या, इंस्टीट्यूट अच्छा लिक्विड बोल दिया, 1 लाख का तो नहीं लिया है ना, वो इक्विटी में इन्वेस्ट है ना, तो नहीं, इसीलिए उसको नहीं ले सकते हैं। और एफडी जो है जो उसके बाद वो 3 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए है, इसीलिए ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये 1 लाख का जो डेप्ट है जिसका 3 महीने से कम का मैच्योरिटी है, ये 1 लाख आएगा, समझ गए, 1 लाख आएगा। और उसके बाद जो ये है मतलब बैंक का बैलेंस है वो $1,000 है, लेकिन उसके ईयर एंड का $1 का 70 रुपया है, तो 1,000 × 70 करोगे तो वो आएगा, समझ गए।
11 नंबर होमवर्क है, कुछ उतना है नहीं, 11 नंबर में कोई खास नहीं है, बस 1 लाख जो ये है यूरो है, उससे 1,05,000 यूरो हो गया है, और जो इसका डिफरेंस है वो 82 से 85 हो गया है, तो 3 से बढ़ गया है, समझ गए। तो 5,000 इंटू 3 करोगे तो ये एक्सचेंज डिफरेंस का बेनिफिट है, और प्लस 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 इसका जो है इसका सोल्यूशन जब देखेंगे तो इन लोगों का कहना है कि भैया जो यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस है मेरा, मतलब 1 लाख यूरो, रुको 1 मिनट देखते हैं, 1 लाख यूरो स्टार्टिंग में था, और इसका एक्सचेंज डिफरेंस 85 से 82, मतलब 82 से 85 हुआ, तो जो 1 लाख इंटू 3 है 3 लाख रुपया, ये मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है, जिसको मुझे क्या करना है कि पीएल में अगर एज इनकम उसको मान लिए होंगे तो अभी उसको डिडक्ट करके दिखाना, बिकॉज ये मेरा मेन काम नहीं है, समझ गए। किसी का मेन काम नहीं है एक्सचेंज डिफरेंस से इनकम कमाना, समझ गए, इसलिए उसको रिकनसाइल करके माइनस करके दिखाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन जो अभी बताए हैं उसी का कॉपी पेस्ट है, बस इसमें क्या करना है हम तुम लोग को एक बार इन शॉर्ट में समझा देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन जब शुरू करोगे तो वही सम्स का स्टार्टिंग होगा कि भैया आपका जो इसका नेट प्रॉफिट कितना है वो मुझे बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट कितना है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका नेट प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 25,000 का, ठीक है, मतलब रुको रुको रुको, नेट प्रॉफिट है इसका 35,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। करंट ईयर का बोलना, करंट ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 35,000 का है, सोल्यूशन में देखना या क्वेश्चन में भी देख सकते हो, क्वेश्चन में जब देखोगे 35,000 का उसका रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, जिसमें से 25,000 स्टार्टिंग का ही है, तो ड्यूरिंग द ईयर का कितना हुआ वो मुझे बताओ। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस स्टार्टिंग में 25,000 है और एंड में 35,000 है, तो ड्यूरिंग द ईयर में कितना बढ़ा, तो वही सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो तुमको जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का शुरुआत करना है तो तुमको 10,000 से शुरू करना है, समझ में आया। तुमको बोलना है ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट है हम वो लेंगे, तो ड्यूरिंग द ईयर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिजर्व इससे माइनस करके निकाल लिए। अब तुमको हम बोले थे कि कुछ अगर डिविडेंड है तो तुमको ये अज्यूम कर लेना, जैसे तुमको क्वेश्चन के नीचे में दिखेगा कि डिविडेंड 10,000 रुपए का है, तो ये डिविडेंड पेड है, तो ये जरूर प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाया होगा। तो ये प्रॉफिट में माइनस क्यों हुआ, ये तो माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होना चाहिए, ऑपरेटिंग में इसको ऐड बैक कर देंगे, समझ गए। देखो इसको ऐड बैक किया है ये लोग। और प्रोविजन फॉर टैक्स हम तुमको पहले ही बोल दिए थे कि तुम एक बार प्रॉफिट तो ड्यूरिंग द ईयर का ले लिए, ठीक है, लेकिन टैक्स अगर इसमें से माइनस हो चुका, कहीं देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, यस या नो बोलो, दिया है ना, लायबिलिटी में मेरे ख्याल से दिया होगा, 8,000 का दिया है क्या, 8,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये 8,000 को ऐड बैक कर दीजिए एक बार के लिए। तो अब आपके पास आ गया है बिफोर टैक्सेशन का अमाउंट आ गया है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब जो है, अब देखो डिविडेंड तो कर लिए, कुछ नॉन कैश नेचर का भी है क्या, डेप्रिसिएशन है ना नॉन कैश नेचर का, पूनम समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के लास्ट में ही डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो तुम ये मान के चलो पूनम, अपने मन में ही दिमाग में बिठा लो कि जरूर ये लोग माइनस कर दिया होगा इसको, ठीक है, जरूर ये लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया होगा एक्सपेंस समझ के, लेकिन तुम बोलना ये तो नॉन कैश नेचर का, तो माइनस कैसे किया, इसको ऐड बैक करके ठीक करो, 40,000 को भी ऐड बैक कर दो, तो 68,000 इसका बैलेंस हो गया। अब तुमको वर्किंग कैपिटल का चेंजेस करना है, बताए थे ना वर्किंग कैपिटल के चेंजेस, तो वर्किंग कैपिटल का चेंजेस देखो, बैलेंस शीट जब देखोगे ना तुम दोनों अच्छे से सुनो, जब बैलेंस शीट देखोगे एक बार क्वेश्चन में चले जाओ, क्वेश्चन में चले जाओ, जब तुम बैलेंस शीट देखोगे स्नेहा और पूनम इधर देखो, बैलेंस शीट जब देखोगे ना तो उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जो दिया है, शेयर कैपिटल का चेंजेस को तुमको फाइनेंसिंग में दिखा देना है, रिजर्व एंड सरप्लस के चेंजेस को तुमको नेट प्रॉफिट का स्टार्टिंग में दिखा देना है, काम खत्म। हर आइटम के लिए तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब करंट लायबिलिटी जो दिया हुआ है इसका चेंजेस अभी तुम दिखाने वाले हो, अभी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोल करके तुम बोलोगे ना कि सर उसमें जो ये है कैश है उसको छोड़ करके, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, एसेट्स का जो चेंजेस होगा ना, एसेट्स का चेंजेस बढ़ा या घटा, ये तुमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा कि एसेट्स बढ़ा या घटा। अब उसके नीचे आ जाओ, करंट एसेट्स का चेंजेस तुमको अभी दिखाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और उसके नीचे आ जाओ, उसी का वर्किंग नोट दिया हुआ और कुछ नहीं है, मतलब नोट टू अकाउंट दिया है। और सबसे लास्ट में 1 और 2 पॉइंट जो दिया है डिविडेंड और डिप्रिसिएशन, उसका तो तुम कर ही चुके हो ट्रीटमेंट, डिविडेंड यहां पे तुम ऐड बैक कर दिए और तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम लेस कर दोगे, समझ में आया। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का चेंजेस किए, देख लो, करंट एसेट जब जब बढ़ा है, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री जब जब बढ़ा है तब तब माइनस किया है लोग 75,000 और 70,000, देख लिए। और करंट एसेट जब फिर से इंक्रीज किया, फिर से माइनस किया, और जब ट्रेड पेबल इंक्रीज किया है, लायबिलिटी इंक्रीज किया, तब ये लोग प्लस किया है, समझ गए, जो हम अभी बताए थे। लायबिलिटी इंक्रीज किया का मतलब है कि तुम उससे और ले लिए और उसको पैसा नहीं दिए, इसलिए लायबिलिटी बढ़ गया। तो इस प्रोसेस में तुम्हारे पास कुछ और आ गया ना, इसलिए ऐड हुआ। एक चीज ध्यान रखना, जो ये लोग है ना टैक्स पेड, ये लोग 5,000। अब देखो हम तुमको एक चीज समझाते हैं, एक चीज थोड़ा एक बार समझ लो दोनों जन सुन करके। टैक्स पेड जो क्वेश्चन में दिया है ना, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 5,000 और 8,000, देख लेना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का जो ओपनिंग बैलेंस 5,000 और क्लोजिंग 8,000 दिया है, तो तुम ये मान के चलना कि क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का, तुमको ओपनिंग मतलब पिछला साल का दिया है, क्लोजिंग मतलब इस साल का दिया है। तो पिछला साल का कॉलम राइट साइड में दिया है और इस साल का कॉलम लेफ्ट साइड में दिया है, ठीक है। तो पिछला साल वाला जो 5,000 है और इस साल वाला जो 8,000 है, इसमें ये मान के चलना कि इस साल जो प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है, जिसको तुमको ऐड बैक करना है, वो 8,000 है इसी साल का, इसलिए तुम 8,000 को ऐड बैक कर दिए, ठीक है पूनम, ठीक है। लेकिन तुम एक्चुअली में जो माइनस करोगे वो पिछला साल वाला नीचे माइनस करोगे, वो इसलिए क्योंकि ये मानना है कि जो ईयर के स्टार्टिंग में 5,000 बाकी था
वो अब सरकार को दे दिए होंगे और ईयर के एंड में जो 8,000 है वो बाकी रह गया होगा। फिर अगले साल क्या होगा कि ये वाला 8,000 पे कर देंगे और अगले साल के एंड में जो रहेगा वो बाकी रह जाएगा। क्यों बाकी रह जाएगा? क्योंकि किसी भी ईयर का एंड होने के 2-3 महीना के बाद टैक्स कैलकुलेशन करके फाइनली ये लोग निकालते हैं। तो उस ईयर में कितना टैक्स बना ये तो ड्यूरिंग द ईयर में पता ही नहीं रहता, 31 मार्च को पता ही नहीं रहता। वो तो हिसाब किताब होगा 31 मार्च के बाद, 1-1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, सीए करेगा तब पता चलेगा। तो ईयर का स्टार्टिंग वाला सरकार को फ्रीली दे देंगे, लीजिए 5,000। ईयर का एंड वाला बहुत बाद में पता चला होगा तो वो पे नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट में से माइनस जरूर वो किया होगा, इसलिए उसको ऊपर एड बैक किया। लेकिन पे नीचे में जो दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ठीक है, मुझे आज ES3 खत्म करना है इसलिए हम पूरा अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हो मेरे से, समझ गए? अगले क्लास को भी हो गया। तो मेरे ख्याल से ये टैक्स पेड कर दिए। अब उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो एक ही आइटम है, तुमको हम बोले थे ना एसेट्स का बढ़ना या घटना, किसी शेयर में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसा इन्फॉर्मेशन कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन एसेट्स जरूर बढ़ रहा है। देखो कैसे एसेट्स बढ़ रहा है वो हम तुमको दिखाते हैं। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 1,80,000 था, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस है 3,50,000, ठीक है, और डेप्रिसिएट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में 40,000 का, डेप्रिसिएट हुआ है ना 40,000 का। तो जो ओपनिंग में था 1,80,000 का और उसमें 50,000 और डेप्रिसिएट हो जाना चाहिए था, तो कितना बचना चाहिए था वो मुझे बताओ, बताओ कैलकुलेटर में। मतलब 40,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, स्टार्टिंग में एक एसेट था 1,80,000 का, ठीक है, 40,000 डेप्रिसिएट हो गया तो कितना बचना चाहिए था वो बोलो, जल्दी से बोलो। देखो स्टार्टिंग में था, यहां पर हम तुम लोग को समझा रहे हैं, स्टार्टिंग में था 1,80,000, ठीक है, तो 40,000 का डेप्रिसिएट हो गया, ठीक है, तो बचना चाहिए था 1,40,000 का, ठीक है, बचना चाहिए था, लेकिन बचा है क्लोजिंग में 3,50,000 का। तो जो दोनों का डिफरेंस है ना वो ड्यूरिंग द ईयर में हम परचेज किए होंगे, समझ में आया? तो 1,40,000 और 3,50,000 के बीच का डिफरेंस कितने का है वो मुझे बताओ। 2,10,000 का जो डिफरेंस है ये हम परचेज किए होंगे। तो अगर हम एसेट्स परचेज करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? पैसा तो जाएगा, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो माइनस में लिखा हुआ है, तुम चेक कर लेना। समझ गए? ये कैसे आया ये मैंने बता दिया। अब अगर तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओगे तो तुम देखोगे कि इसमें, क्योंकि तुम्हारा जो शेयर का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नोट्स टू अकाउंट के स्टार्टिंग में वो शेयर का फिगर दिया है 3 लाख से 5,60,000 हो रहा है, ठीक है, और इसको वर्किंग नोट नंबर 1 में भी ये लोग ये बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर मेरा 2 लाख से 4,10,000 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब तुमने नया नया इक्विटी इशू किया, समझ में आया? तभी तो 2,10,000 से इक्विटी शेयर बढ़ गया। तो इक्विटी शेयर जब हम लोग इशू करते हैं तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, और प्रेफरेंस शेयर भी 1 लाख से 1.5 लाख हो गया तो 50,000 से बढ़ गया, यानी वो भी इशू हुआ। ये दोनों इशू आएगा तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, समझ गए? एक और आइटम आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिविडेंड पेड। तुम देख लेना कि हर आइटम का प्रॉपर हिसाब हो जाना चाहिए। डिविडेंड पेड ऊपर ऐड बैक हुआ, यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, यहां पर आकर के लेस हो जाएगा, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन ऊपर ऐड बैक किए थे वो तुम यहां पर निकालने टाइम में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट नेट में आना चाहिए वो तुम ओपनिंग में से लेस कर दिए थे, किए थे कि नहीं बताओ? 1,80,000 में से 40,000 लेस किए थे, तो उसका भी 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। जो भी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो जो भी तुमको क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, नीचे में उसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। जैसे ये डिविडेंड का एक बार हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिए और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर दिए, और डिविडेंड का डेप्रिसिएशन का क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर दिए नॉन कैश बोल के, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किए, जब निकालने लगे कि एक्चुअली में हमारा प्लांट एंड मशीनरी का फिगर कितना है परचेज का, जिसके वजह से मेरे पास से पैसा गया होगा, सिर्फ वही आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकालने के लिए हम देखेंगे कि भैया कितने का प्लांट एंड मशीनरी बचना चाहिए था। तो ओपनिंग में 1,80,000 है, 40,000 डेप्रिसिएट हुआ तो 1,40,000 का ही बचना चाहिए था, तो 3,50,000 का कहां से आ गया, समझ गए? तो 2,10,000 का जो है ये इंक्रीमेंट है, जिसके वजह से मेरे पास से पैसा गया होगा, और आएगा वही इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो पैसा गया होगा, पैसे के फॉर्म में होगा, कैश के फॉर्म में होगा या बैंक के फॉर्म में होगा, समझ गए? तो उसके लिए डेप्रिसिएशन का दोबारा यूज कर लिया ना, वहां पर ओपनिंग में से माइनस किए, तो इसी तरह से आपका वो भी एक्टिविटी का वैल्यू आ गया। लास्ट में आप कैश का ओपनिंग फिगर ऐड किए, ठीक है, कैश का ओपनिंग फिगर ऐड किए तो जो क्लोजिंग फिगर क्वेश्चन में दिया है वो खुद ही आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।